गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आप कल इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में आपने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2, पार्ट 3 है आपका इतिहास का, सिंधु घाटी सभ्यता। तो कल आपको हमने बताया था सभ्यता क्या है। जैसा कि आपने समझा कि सभ्यता अंग्रेजी शब्द सिविलाइजेशन और ग्रीक शब्द सिविक से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर। और इसमें आपने पढ़ा सभ्यता कब उदय कैसे हुआ। और आज आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। तो बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व पंजाब में जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहाँ कार्य कर रहे इंजीनियरों ने उस पूरा स्थल की खोज की, उस पूरा स्थल को देखा। और उस समय वहाँ कोई भी खोज नहीं की गई। उस समय उसको उतना महत्व नहीं दिया गया था कि ये है क्या। कुछ दिनों के बाद जब हमारे इतिहासकारों ने, आज से लगभग 80 वर्ष पहले की बात है, हमारे इतिहासकारों ने उस स्थल को खोजा। जब वह स्थल की खोज की गई तो यह समझ में आया, यह पाया गया कि यह स्थल जो है उपमहाद्वीप का बहुत प्राचीन स्थल है, इसलिए उसे हड़प्पा कहा गया। हड़प्पा का मतलब होता है बच्चों, किसी अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक स्थल, जो अत्यंत पुराना ऐतिहासिक स्थल होता है, उसे हड़प्पा कहा गया। और यह हड़प्पा नामक स्थान इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में है। इस समय वह स्थान पाकिस्तान में है। और इसी स्थान में जो क्या कहते हैं, मिला था, हड़प्पा नामक नगर प्राप्त हुआ, तो उस नगर की निर्माण व्यवस्था कैसी थी, हड़प्पा नामक नगर की निर्माण व्यवस्था कैसी थी, यह हमें खुदाई से प्राप्त अवशेषों से जानकारी मिली है। तो उसकी नगर निर्माण व्यवस्था क्या थी बच्चों? नगर निर्माण व्यवस्था जो थी हड़प्पा की, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो विशाल नगर सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए थे। और ये दोनों नगर वर्तमान में पाकिस्तान में ही हैं। रोपड़ नामक नगर जो मिला है वह भारत के हरियाणा राज्य में है। और इन दोनों नगरों में बहुत विशाल नगर पाए गए हैं। इन दोनों नगरों में नगर बन के किनारे रक्षार्थ दीवारें होती थी। रक्षार्थ दीवारें यानी कि जिसे हम बाउंड्री कहते हैं, ये बाउंड्री नगर के किनारे बनाई गई थी, उसी के अंदर नगर बसाया गया था। नगरों में सड़कें पक्की और चौड़ी थी। मकान 2 मंजिला बनते थे और ये पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ये नगर जो थे ये पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। नगर 2 भाग में बटे थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग निचला होता था, पश्चिमी भाग ऊंचाई पर होता था, जिसे नगर दुर्ग कहा गया। और पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग जो था वह नीचे होता था, जिसे निचला नगर कहा गया। अब इनके वस्त्र और आभूषण कैसे थे? तो बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता से जो इनके अवशेष मिले थे हमें, उससे प्राप्त जानकारी यह हुई कि इनके जो वस्त्र थे, ये ऊपर से, ये कपड़े का जो एक टुकड़ा होता था, उसे सर से पाँव तक कंधे से लेकर और पाँव तक उसको लपेट के रखते थे। पुरुष जो थे वह आधा अंग ढकते थे कपड़े से
और महिलाएं नीचे लहंगा या पेटीकोट पहनती थी और कंधे के भाग पर कढ़ाईदार शाल ओढ़ लेती थी। और ये महिला और पुरुष दोनों जो हैं सूती वस्त्र ही प्रयोग करते थे। ऊनी वस्त्र और रेशम का भी इन्हें ज्ञान था। और ये महिलाएं और पुरुष दोनों आभूषण भी पहनते थे। महिला और पुरुष दोनों आभूषण के शौकीन थे, जैसे गुलबंद, कमरबंद, बाजूबंद, कंठहार, चूड़ियाँ और कंघी, ये सब इनके आभूषण थे। और धनी वर्ग की जो महिलाएं थीं ये सोने और चांदी के आभूषण पहनते थे। निम्न वर्ग की महिलाएं हाथी दांत और तांबे से बने आभूषण पहनते थे। पशुओं की कौड़ियों के भी आभूषण बनाए जाते थे। और धनी वर्ग की महिलाएं सोने, चांदी, हाथी दांत और बहुमूल्य पत्थर के आभूषण पहनते थे। और ये औरतें जो थीं वो अपने बालों को विभिन्न हेयर स्टाइल या विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से सजाना पसंद करती, जैसे कभी जूड़ा, कभी चोटी। और ये अपने चेहरे पर भी मेकअप करना पसंद करती थी, जैसे कभी काजल चेहरे पे पाउडर लगाना, आँखों में काजल लगाना, लिपस्टिक लगाना आदि इनके फैशन थे। और अब देखिए बच्चों इनकी शिल्प कला। इस सभ्यता में खुदाई के दौरान हमें कांसे से बनी हुई कुल्हाड़ी, आरी, कंघियाँ प्राप्त हुई है, जिससे यह पता चलता है कि इन्हें धातुओं का भी ज्ञान था। और ये सोने और चांदी के आभूषण भी बनाते थे, जैसे कंठहार, बाजूबंद, पायजेब और चूड़ियाँ, कर्णफूल, ये आकर्षक जो इनके आभूषण थे ये बनाए जाते थे। अब अगला है भवन निर्माण कला। बच्चों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की भवन निर्माण जो कला थी वह अत्यंत अच्छी थी। हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो का नगर निर्माण ज़्यादा अच्छा माना गया है। इनके जो भवन थे वह प्रकाशवान और खुली हवा के थे। भरपूर रोशनी और हवा का विशेष ध्यान दिया गया था। और ये पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनकी नींव जो थी वह मंजिल के आधार पर थी। एक मंजिला अगर इमारत थी तो उसकी नींव कम होती थी, और 2 मंजिला अगर इमारत रहती थी तो उसकी नींव जो थी अधिक थी। सीढ़ियों के भी अवशेष मिले हैं, लेकिन ये सीढ़ियाँ अधिक चौड़ी नहीं पाई गई हैं। और इनके भवन में स्नानागार, शौचालय, कुएं और रसोई घर आदि मिले हैं। रसोई घर में अलमारियां भी मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये बर्तन और रसोई में इस्तेमाल होने वाले जो सामान थे इनका रखरखाव भी अच्छी तरह से ये करते थे। अब नगरों का विकास कैसे किया इन लोगों ने? जब आदिकाल का जो मानव था, जब नदी के किनारे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कृषि का कार्य करने लगे थे, और तो ये अपने नगर का भी विकास करना प्रारंभ कर दिए। बच्चों नगर का विकास जब इन्होंने प्रारंभ किया तो ऐसे में इनके पास जो खाली समय था उसमें ये तरह तरह के निर्माण कला कौशल करने लगे, और उनसे ये अपने सामान को दूसरे स्थान पर भेजने लगे, जिससे आना जाना लोगों का बना होता था। और वहाँ पर ये इनके जो सामान थे वो बिकने लगे, जिससे इनके नगर का विकास होना शुरू हो गया। और व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी की खुदाई में मेसोपोटामिया की मोहरें पाई गई, और मेसोपोटामिया सभ्यता में सिंधु घाटी की मोहरें पाई गई। इससे यह पता चलता है बच्चों कि ये व्यापार भी करते थे, अपना सामान उनके यहाँ भेजते थे और वहाँ से सामान लेते थे। इसमें मुद्राओं का भी आदान प्रदान होता था। सिंधु घाटी की लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि प्राप्त हुई है बच्चों, उसमें जो है पशुओं की आकृति, मानव की आकृतियाँ और विभिन्न प्रकार के जानवरों की आकृतियाँ पाई गई हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये इनके वर्ण और शब्दों का बोध कराते हैं।
यह लिपि अभी आज तक पढ़ी नहीं गई है। और ये इसमें क्या कहते हैं, धर्म जो है इनका क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुपति शिव की भी आराधना करते थे। और ये इनके जो जादू टोना वगैरह ये सब फैला था, इसमें ये पीपल, सर्प, मगरमच्छ और सांप, चीते की भी संभवतः पूजा पाठ पाया गया है। अब इनका समाज देखिए कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, इनका समाज बच्चों 3 भागों में विभाजित था। कहने का मतलब 3 समूह बने हुए थे। तो तीनों समूह में पहला समूह जो था वह धनी वर्ग का था। इसमें व्यापारी और उच्च कोटि के जो पुरोहित थे वो आते थे और ये नगर दुर्ग में रहते थे। और दूसरा समाज जो था वह शिल्पकारों का और दुकानदारों का, कारीगरों का था। ये नगर के किनारे रहते थे। और तीसरा समूह जो था वह श्रमिकों का था। ये नगर के बाहर घास फूस की बनी झोपड़ियों में रहते थे। तो बच्चों आज आपको तीसरा चैप्टर हम समझा दिए हैं। अब आपको इसको हम लिख करके भेजेंगे। तब अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत है अभी तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आगे धन्यवाद।